नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और हमारे साथ हैं बात 25 के जाने में जाने डॉक्टर नीरज रावत। और आज विषय बड़ा गंभीर है और जो एशिया पैसिफिक रीजन अगर उसे कहा जाए, क्योंकि इससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उसका भी एक बड़ी भूमिका है। तो उसी क्षेत्र में डॉक्टर नीरज रावत ने काम किया है। कोरिया में, साउथ कोरिया में काम किया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर वगैरह वहाँ पे काम किया है। और वहाँ के परिस्थितियों को, वहाँ की राजनीति को, वहाँ की होती हुई उथल पुथल को उन्होंने बहुत ही गहराई से, बहुत लंबे समय से देखा है। अब भारत में बाद में और समाज सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्य कर रहे हैं। तो नीरज जी, आपका स्वागत है बात 25। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा से आपने बात 25 में मुझे बुलाया और आज का विषय तो बड़ा ही आपने एक इंटरनेशनल बट वेरी इंटरेस्टिंग अंदाज में रखा है। तो बात करने तो इसीलिए जो उस क्षेत्र में, एक क्षेत्र में आपकी ने बड़े लंबे समय से काम लिया है, वहाँ आपके हर तरह का अनुभव है, वहाँ के समाज को, वहाँ की राजनीति को और वहाँ की जो और तौर तरीके हैं और कल्चर को भी आपने जो है वो पास से देखा है। तो अब परिस्थिति, जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, आज नहीं आ रहे हैं, पिछले 1-2 साल 3 साल से, उससे पहले भी आ रहे थे कि भाई आज इस परिस्थिति में जो हेजेमोनिक सिचुएशन चाइना की रही है, क्योंकि उसकी मिलिट्री पावर, उसकी इकोनॉमिक पावर हाउस, जो कि उन्होंने 30-40 साल में बदल दिया है। और उस बदलने में सबसे बड़ी ये भी भूमिका रही है, जिसकी हम कई बार थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, कि उन्होंने सोशलिज्म या वामपंथ के जो है ना वो सिद्धांतों को और उनके क्रियाकलापों को पूरी तरह से उठा के फेंक दिया और उन्होंने इम्पोर्ट कर ली टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। तो वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच गए, बहुत सारा उन्होंने डेवलपमेंट किया, बहुत सारे लोगों को उनको वहाँ पे रोजगार मिला और विदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है चाइना एक फैक्ट्री बन गया। लेकिन वहाँ पे जैसा कि होता है कि एक साइकिल, डेवलपमेंटल साइकिल होता है, कि वो एक ऊंचाई तक पहुँचे और यहाँ विभिन्न कारणों से अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका नेतृत्व है वो डिक्लाइन पे है। इकोनॉमिक एंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, मे बी कोविड का जो हुआ है उससे ये माना जा रहा है सारे विश्व में कि उसमें देयर आर सर्टेन नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट चाइना। तो उस कंपैरिजन में भारत को पिछले दिनों से देखा जाने लगा है और हमारे देश में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत को चीन के साथ में नहीं जाना चाहिए। भाई, भारत अपनी तरक्की कर रहा है और भारत की जिस तरह से डेवलपमेंटल जो है वो इकोनॉमिक्स रही है, तो उससे आप कैसे देखते हैं कि आगे आने वाले में इसमें भारत का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भारत की भूमिका किस तरह से रहने वाली है, अगर हम 100 साल की बात करें, क्योंकि बहुत सारा इसके अंदर बातचीत विभिन्न समाचार पत्रों में हो चुकी है। जी माधव जी, देखिए बहुत ये गहरी बातें हैं इसमें और अर्थशास्त्र से लेकर के सामाजिक शास्त्र भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि समाज की जो संरचना होती है या जिसको आपने पिछले 150 साल में जिस तरह से अपने समाज को तैयार किया है, उसका बड़ा रोल प्ले होता है कि इंटरनली आप कितने सक्षम बन रहे हो, तभी आप बाहर कुछ कर सकते हो। जैसे चाइना की जब आपने बात करी तो आपने बताया था कि किस तरह से उन्होंने ऊपर से तो वो कम्युनिस्ट नाम रखे, लेकिन हाउ दे ओपन देमसेल्व्स, मतलब किस तरह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला, इन्वेस्टमेंट लाए, वो लाए। तो देखिए आज का जो चेंजिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, चेंजिंग न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, जो भी आप कहिए, इसमें जो सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो यही आ रहा है कि अब जो विकसित राष्ट्र थे, अमेरिका, यूरोप जिनको आप कहते थे, एक तो उनकी भूमिका कोई बहुत ज़्यादा कम तो होने वाली है नहीं, ऐसा मेरा मानना है जी। क्योंकि अमेरिका विल स्टिल रिमेन ए रियल पावर हाउस और यूरोप भी, उनकी जो बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो गई हैं और डेमोग्राफिक जो उनके इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन दे कैन, दो सोसाइटीज आर क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड एंड यू नो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। वो एक अपनी रिदम में चलने वाले लोग भी हैं, तो वो उस चीज़ को समझ के उन्होंने काफ़ी सुधार शुरू कर दिया है। भारत की जहाँ तक अगर बात करते हैं तो सर देखिए, ये भारत की सदी है। अगर आप इसको देखें, चाहे
विश्व पटल पर अगर आप इसको देखें, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी आधे से ज्यादा विश्व जो है इस वक्त आपको, जो चाइना की वजह से जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया था, उसका जो कोविड के दौरान जो समस्या आई जनता को, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कई उस पूरे समाज का क्या है कि वो क्लोज्ड इकोनॉमी होने के कारण जब तक आप उसको अमेरिकन लोग या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट करके वहां से कुछ सस्ता माल प्रोडक्शन करा सकते थे, वो उनके लिए फायदेमंद चीज लग रही थी। लेकिन कुछ चीजों को उनको जब एक्सेस नहीं थी तो एक इनसिक्योरिटी, एक वो फीलिंग होती थी। हमारे भारत में उस वक्त बहुत ही हम इनवर्ट थे, आउटपुट तो हुए नहीं थे। अगर आप पिछले बहुत समय का देखिए, ये जो 2004 से कहते थे कि सर मनमोहन सिंह ने ये किया और पी नरसिम्हा राव जी ने भी किया, वो पॉलिसी लेवल पे किया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे शायद जो चीज़ 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने हैं उसके बाद से जो शुरुआत हुई है रियल ओपननेस, हालांकि उन्होंने पिछली पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने उसको मूर्त रूप देना शुरू किया, स्पीड लाए। और मैंने आपको इसलिए पहले क्या कहा था कि जब आपका इंटरनल समाज, इंटरनल स्थिति आपकी जब अच्छी होने लगती है, तो इस वक्त क्या हुआ है, पूरे विश्व को क्या लगने लगा है कि भाई अभी वहां पर कोई एक ऐसा लीडर है, कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके साथ एक भारत का बड़ा समाज जुड़ गया है और वो स्वयं बदलाव करके ओपन होना चाहता है। ये मैसेज बाहर गया है हमारा, बहुत अच्छा। पहले क्या होता था कि हमारी गवर्नमेंट एक सोशल स्ट्रक्चर को ऊपर बात करते रहना, लेकिन उसकी रियल जो चीजें जिससे कि जनता को बेनिफिट होगा वो मिलना नहीं, कुछ फैमिलीज या कुछ लोग ही अपना अपना घर चलाते रहे थे। तो उसका जो मैसेज होता है, जो आपको पाल भी रहा होता है, जो आपको पैसे भी दे रहा होता है, वो ये तो जानता ही है ना कि इससे मुझे पूरे देश को नहीं साथ चलना है। तो मैं अपनी बात खत्म इस स्थिति में यही कहूंगा कि भारत की सदी इसलिए है सर कि अब हम इस वक्त हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं और यंगेस्ट नेशन है। तो दिस विल लास्ट एटलीस्ट, मेरा मानना है 75 to 100 ईयर्स का जो अगला पूरा जो शतक है हमारा, वो हमारे हिंदुस्तानियों का होने वाला है। और विश्व को हिंदुस्तान के जो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखिए, ज्योग्राफी के हिसाब से भी देखिए और वर्कफोर्स के हिसाब से भी, आई थिंक इंडियंस आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल इन टेकिंग फॉरवर्ड द एंटायर वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी परिस्थितियां अगर हम उसको खुले खुले तौर पे देखें और कोई ये इसमें बात नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो असेसमेंट हैं, सारे आकलन हैं, ये मतलब जो है ना बाहर के लोग हैं, सिंगापुर के न्यूज़पेपर हैं और दूसरे जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलप, मतलब उनके एनालिसिस है जो कि दुनिया के बड़े बड़े धनी लोगों को, बैंकों को और सरकारों को इसमें गाइड करते हैं कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। और डेफिनेटली भारत एक फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू फास्टर 5, या कि आप गैलोपिंग 5 आप मान लें, तो ये इसके मुख्य कारण क्या रहे हैं? क्या ये सारा का सारा परिवार, मतलब अब टैलेंट को जो है वो अधिक जो है वो सामने लाया जा रहा है क्योंकि एक भोला है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिस इज द बेसिकली ब्लॉसमिंग ऑफ इंडियन टैलेंट इन वेरियस स्फीयर्स। या इन अ वे, इसको देखिए समझने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सामंजस्य और विश्वास, जो मैंने वहां बाहर रह के देखा था सर, कि वहां जो भी सरकार होती थी और वहाँ की जनता को, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहा, सिंगापुर में रहा, तो एक जो आपकी अपनी सरकार के प्रति अगर आस्था है और वो चीज़ें जो कह रही है सरकार वो कर रही है, तो क्या होता है, विश्वास डेवलप होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सडनली इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो कंट्री है, उसमें एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इज विद प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये मतलब साफ साफ झलकता है। वो कैसे झलकता है, मैं यही बताता हूँ कि जो कुछ उन्होंने किया, सरकार जो दावे करती थी कि भाई हम इतने लोगों को ऊपर निकालें, जैसे एक डाटा है कि पिछले 9 साल में शायद 25 करोड़ पॉवर्टी से ऊपर, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो थी उससे ऊपर आ गए वो लोग। तो ये डाटा कौन कह रहा है भाई? ये मैं तो कह नहीं रहा, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो आकर कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट कर रही है। तो इससे क्या होता है कि परचेसिंग पावर अब आपकी कितनी बढ़ रही है, आप ये सोचिए। 25 करोड़ के तो कितने देश ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश वो 2.5 करोड़ का देश है।
तो आप ये देखो इतनी पॉपुलेशन तो अपने उत्तर प्रदेश की है। मैं वही बोल रहा हूँ। तो जब आप एक पूरे मतलब 8-10 देशों के बराबर के लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से जब आप ऊपर लाते हो, और फिर सबसे बड़ा देखिए इसमें जो दुनिया अचंभित है, और मैं खुद बहुत बड़ा अचंभित हूँ, सबसे बड़ा इसमें जो विश्वास जिससे बड़ा है वो बड़ा है आपका आईटी की वजह से। जो आईटी का यूज इकोनॉमिक्स के सेंस में इन्होंने जो ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट के थ्रू हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। वो आपका पैसा जो अनरिकॉर्डेड स्थिति में कहीं जाता था, कहीं इवन आज देखिए खोमचे वाला, आज का मैं आपको कल का बताता हूँ। कल मैं सर थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बाहर निकलना है परसों, तो छोटी छोटी मुझे शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के साथ भी कुछ 1-2 चीज़ें करी थी, और मैं बार बार अपना कैश लेके जाता था। मैं थोड़ा चलो यार ये तो 50 का है, 100 का है, मैं पेमेंट ऐसे कर दूंगा। मैंने जहाँ भी वो 100-50 भी देना चाहा तो कभी उनके पास खाली नहीं था जेब, तो अपना भी अरे सर आप वो कर दीजिए ना, पेटीएम अगर है आपके पास तो यूपीआई से कर दो ना सर। तो ये जो बदलाव है सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो पढ़े लिखे देश थे उनके पास भी ये नहीं था, और इनसे उनको विश्वास क्या होने लगा है कि अब ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन आपके ऑनलाइन होंगे, विच मीन्स दे आर बीइंग रिकॉर्डेड, दे आर नॉट आउट ऑफ सिस्टम नाउ। सो वंस दैट्स द होल थिंग इज इन योर सिस्टम, तो लोगों का विश्वास अपने आप बढ़ेगा कि जिस जगह में आपके लोन निकल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ट्रांजैक्शन उनका है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहे हैं ट्रांजैक्शन। तो दैट इज गिविंग यू और द नेशन और द गवर्नमेंट अ वेरी स्ट्रेंथ। तो जो बाहर परसीव की जा रही है इस तरह से कि भाई नाउ दिस प्लेस हैज बिकम मोर ट्रांसपेरेंट वेयर वी कैन गो एंड डील। तो ये शायद सबसे बड़ा मेरा मानना फैक्टर इसमें ये है। दूसरा, लोग तो देखिए भारतीय लोग बाहर जा ही रहे थे। भारतीयों को हमेशा एक अच्छा ये माना जाता था कि भाई यूरोप और अमेरिका जो भी विकसित देश है उनकी देखो ट्रेन चल रही है और ये पहिए उन्होंने बना दिए हैं। तो इंडियंस उससे पहले क्या थे कि दे कुड गो एंड फिट इनटू दिस एज नट बोल्ट्स, तो उनकी इकोनॉमी को आगे चलाते थे। वही प्रोसेस होते होते इंडिया में पिछले जो 5-6-7-8 साल अगर देखें आप, तो इनोवेशन की दिशा में जैसे यूपीआई में जो लीड ली है, मैं बार बार इस चीज़ से मैं अचंभित भी हूँ, मैं बहुत इसको बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ कि जो इस वक्त इंडिया दे रही है दुनिया को। और देखिए चाहे फ्रेंच प्रेसिडेंट यहाँ आते हैं, जो भी आते हैं, हमारे मोदी जी गर्व के साथ उनका वो पेमेंट करवाते हैं ऑनलाइन। अभी मैंने सुना शायद दुबई गए थे, वहाँ के वो शेख से भी शायद कुछ करवाया पेमेंट। तो और वो सब अचंभित होकर देखते हैं ये कैसे हो रहा है, तो दे वांट टू लर्न। तो दिस, जब आप किसी टेक्नोलॉजी में और ट्रांसपेरेंट तरीके से कुछ लीड करते हो, तो बाहर के जो भी देशों का जो सिस्टम है वो आपकी तरफ फेथ उनका ज़्यादा बढ़ता है। एक और इसमें महत्वपूर्ण जो बातचीत आई है, जो कि बाहर के लोगों ने ही अपने रिसर्च से, उनके पास में डेटा है, डेटा भारत के पास में भी है, उसमें यहाँ पे बहुत सारी कुछ पॉलिटिकल नॉइज मेकिंग होती रहती है कि 2 करोड़ जॉब का है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि उनका तो अंदाजा है कि करीब जो है वो 7 करोड़ जॉब जो है, 6.5 करोड़ जॉब जो पिछले 10 साल में हो गए हैं। तो 60 करोड़ तो नहीं हो सकते ना भाई। आपकी पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी होगी? जैसे वर्किंग पॉपुलेशन अभी भी कहते हैं कि मीडियन एज भारत की 28 है। तो एक तो ये डेमोग्राफिक और एज का जो यंगर पॉपुलेशन है उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और फिर कहते हैं कि ये 2100 में एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है जहां भारत जो है वो वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 16% जो है वो करेगा। मेरे ख्याल में अभी तो 1-2% ऐसा कुछ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात को आप इसमें मुख्य कारण ड्राइवर क्या रहा है इसमें, ये बहुत आवश्यक है ये देखना पहले क्यों नहीं हुआ। क्योंकि भाई बहुत सारी नॉइज मेकिंग तो हो रही है, पहले क्यों नहीं हुआ? तो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, सिंगल ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर? लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट सी सिंगल ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। तो अगर आप देखिएगा तो इसे यही है कि डेडिकेटेड सर्वेंट्स, जो आपके चुनिंदा, जो चुने हुए आपके लोग होते हैं, वो फिर जब डेडिकेटेड जो बात कह रहे हैं उसको अगर प्रैक्टिस में लाते हैं, तो पहले तो लोग देखते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा, तो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो ये जो मोदी जी के आने के बाद से जो ये व्यवस्था बदली है, लोग काम की तरफ फोकस करने लगे हैं कि भाई ये काम इस समय होना है। तो आज देखिए टारगेट भी आते हैं, बजट भी उसका आता है, उसी चीज़ में वो चीज़ें फिट हो रही हैं। जैसा वो खुद क्लेम करते हैं हर जगह जा जाके, भाई मैं ही इसका उद्घाटन करने, मतलब मैं इसकी नींव रखने आया हूँ, तो इसका उद्घाटन भी मेरे टाइम में हो जाएगा। तो इस चीज़ों से एक तो लोगों का विश्वास हुआ। दूसरा जो देखिए, मैंने आप सड़कें बना दीजिए, ये कर दीजिए, भी दिखता है नो डाउट, लेकिन जो यूथ का और विश्व का जो सबसे बड़ा फेथ हुआ है, मैं आज फिर उस पर लौट के पुरानी चीज़ पे आऊँगा।
एक तो जो मोदी जी का सबसे बड़ा काम था, वो जो जनधन बैंक अकाउंट कुछ नाम से जो खुला था, एक तो वो मुहिम, उस मुहिम के जरिए ही जब इन्होंने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आप देते थे, तो आप वर्ल्ड बैंक को, यूनाइटेड नेशंस को, जिनको भी जो भी आपके ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा कि भाई ये डायरेक्ट जा रहे हैं लोगों के पास पैसा। तो ये बात होने लगी, भाई वो कट खत्म हो गया इंडिया में, और जितना ज़्यादा पैसा गरीब लोगों के पास आएगा, देखिए मुझे आप जैसे ही 5,000 मेरे रुपए बढ़ाते हो, तो आप देख लीजिए कि मेरा जो 5,000 है, या तो मैं शायद सेविंग में डाल दूंगा, बहुत कंजूस टाइप आदमी हूँ, या मेरा वो शायद बहुत लेविश किसी चीज़ में खर्च होगा, क्योंकि मेरी बेसिक बुनियादी मैं अपने आप पूरी कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ बेसिक बुनियादी जिनकी बहुत कम थी, उनका जब आप लेवल बढ़ाते हो, तो जो कंज्यूमर गुड्स की चीज़ें, जो डिमांड एकदम बढ़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति बचाएगा नहीं, वो खर्च करेगा, क्योंकि उसको शौक है इस चीज़ का इस वक्त। तो इसलिए क्या है कि जब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उन लोगों के लिए हुआ कि जो लोग बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहे थे, तो उनका पैसा वापस मार्केट में आने लगा। उनको एक विश्वास जाने लगा कि कोई नहीं, अगले महीने मेरे पास फ्री पैसे आने वाले हैं, तो बेझिझक चीज़ें खरीद रहे हैं, बेचीज कर रहे हैं। तो आपकी जो इकोनॉमिक का जो साइज है, वो सभी मतलब डबल हुआ, ट्रिपल हुआ। जैसे ये लोग जो बातें कहते हैं भाई कि मोदी जी ने इतने साल में इतना कर दिया, उसका कारण सिंपल ये था, पहले भी होता था, लेकिन वो सब अनरिकॉर्डेड स्टेज में जाता था। तो दैट इज अ ब्लेसिंग टू इंडिया कि जनधन अकाउंट के थ्रू जुड़ा है। और इसमें सबसे बड़ा क्या हो रहा है सर, देखिए आप जब इस चीज़ों को, एक तो ये है कि अपन जो बात कर रहे हैं, अब इसमें अपन कोई पॉलिटिकल एंगल ले आए, तो होगा क्या कि आप इकोनॉमिक्स की बात करोगे, लेकिन बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिक्स यू विल कीप ऑन डिनाइंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपने 2 करोड़ जॉब की बात कही थी। भाई 2 करोड़ जॉब होता क्या? जॉब, व्हाट इज जॉब? जॉब इज some activity through which you can earn employment, you can say livelihood, livelihood, not employment also, not job also। मेरा मानना क्या है कि इस वक्त देखिए, जब आपने लोन, स्मॉल लोन्स, लोन ट्रांजैक्शन मतलब जो हो रहे हैं, आपके यूथ ले रहा है लोन की जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो ये इंटरनेशनल जर्नल में जो छपी बातें वो निकल के आ रही हैं, वो यही निकल कर आ रही हैं कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो रियली में हो रहा है। लोगों के पास वो पैसे आ रहे हैं, वो पैसे आ रहे हैं, तो आपकी के स्टार्टअप्स, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? वो लोकली जनरेट होती चली जा रही है। पहले आप हर बार ये रहते थे भाई अच्छा कुछ इधर से आएगा क्या, कोई एनजीओ चला रहा था, फोर्ड फाउंडेशन की तरफ ही देखता रहता था। लेकिन आज आपके पास क्या हो गया, कोई भी सोशल एंटरप्रेन्योर बनिए, आप आईटी के एंटरप्रेन्योर बन रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हो, आपके पास लोकल फंडिंग, जो इंडिया में फंडिंग अवेलेबल हो रही है, वो ट्रस्ट लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि एवरीथिंग इज बिकमिंग सो ट्रांसपेरेंट। लेकिन इसमें एक और बात है कि कोई भी देश में जो परिवर्तन होता रहा है, चाहे वो जो है वो क्या कहते हैं, टेलीफोनी का परिवर्तन था, मोबाइल फोन का परिवर्तन था, या कि कलर टेलीविजन था, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टेलीविजन था, या कि जिसका प्राइवेटाइजेशन था, इसका इस सब का एक विरोध किया गया। और दूसरी बात ये एक कही गई कि ये सचमुच काम नहीं है। यानी कि आज हमारी जिसको कहते हैं कि आपकी सर्विस एक्सपोर्ट है, जो कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट है, जो कि आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, वो हमारे तेल के जो बिल का आयात है उसके ऊपर चली गई है। लेकिन हमारे देश की ये रेखांकित मैं करना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई थी, और उन्होंने कहा था कि भारत तो कुली लिखना ही लिखा हुआ है, और भारत में एक नए कोड कुली बन गए हैं। तो ये एक सिर्फ एक रेफरेंस है कि हाउ आवर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द रियलिटी, एंड एट द सेम टाइम वो उन चीज़ों पर टिप्पणियां करते हैं बड़े ही जिसको आगे बढ़ के, जिसके बारे में वो जानते नहीं है। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये न्यू ऑर्डर जो एक नई जो एक परिस्थिति बन रही है, और उसमें भारत की जो भूमिका है पहले से बहुत अधिक होने लगी है। ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, भारतवासी नहीं कह रहे हैं, दूसरे देश के जितने भी एनालिस्ट हैं, जो कि बैंकर्स हैं, और जो कि न्यूज़पेपर्स हैं, जो इकोनॉमिक गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, वो कह रहे हैं। तो आपने क्योंकि इस क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कार्य किया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी समझी हैं, तो उसमें आपका दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण। मैं इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड कर दूं क्लोजिंग रिमार्क्स के नाते, कि देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जैसे मैंने बोला ना कि एक तो आपकी इकोनॉमिक स्थिति जो चेंज हो रही है, इसमें हमने टॉपिक भी दिया है इंडिया इन ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें जो बहुत ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली या जो जियो पॉलिटिक्स जो है ना,
इट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग रोल। और इस जियो पॉलिटिक्स को इस स्थिति में लाने में मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट रही है पिछले 2 टर्म्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रही है उसको अपन कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन उन्होंने इस चेंज जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि पहले एक छोटा सा कंट्री पाकिस्तान ही हमारी सारी अटेंशन लिए रहता था। दिस गवर्नमेंट, द वे दे neglected them or tried to fix them in their own way, but continued their own development जो प्रोग्रेस था। इस वजह से आप सभी इंपॉर्टेंट बने। आपने क्वाड का रोल भी एक्सेप्ट किया, आपने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं उनमें भी आप रोल प्ले, आसियान को अब आप देखिए स्टार्टिंग लीडिंग। तो आपकी जो जियो पॉलिटिक्स में जो भारत की जो रोल था उसकी वजह से भी जो इकोनॉमिक ऑर्डर, इसीलिए मैंने कहा इकोनॉमिक ऑर्डर के अलावा वर्ल्ड ऑर्डर, कंप्लीट वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मेजर प्लेयर, ये मेरा ऐसा मानना है। और इसके लिए मतलब हम सभी भारतीयों को भी, आज के मैं तो कहता हूँ युवाओं को भी भाई बहुत पॉजिटिव रह के इस पर रहना चाहिए और हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त आने वाली हैं। धन्यवाद नीरज जी, इस महत्वपूर्ण विषय पे विभिन्न प्रकार की रोशनी डालने के लिए। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर आपके पास आएंगे इसी तरह की या किसी दूसरी विषय को सोचने समझने के लिए, आपके अनुभव का लाभ लेने के लिए। तो हमने बात की आज भारत की जो नई जो व्यवस्था बन रही है, जो उसमें वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का जो द्वारा रीअलाइनमेंट हो रहा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, उसमें भारत की भूमिका बदलने वाली है, बल्कि सिर्फ बदलाव नहीं बढ़ने वाली है। इस एक गंभीर विषय है, उसके बहुत सारे आयाम हैं, उसके कुछ ही आयाम आज हम छू पाए हैं। दोबारा हम प्रयास करेंगे कि दूसरे आयामों पे भी हम बात करें। और नीरज जी का एक बार फिर से धन्यवाद। और आपको ये बातचीत अच्छी लगी है तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।